स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज में उतरने वाले हैं जो कहती है कि हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जिसका इस्तेमाल हम शायद ही कभी करते हैं। किताब का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति और इसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और ये डॉक्टर मर्फी कोई आम लेखक नहीं थे। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से वो आयरलैंड में पैदा हुए, बाद में अमेरिका चले गए और उन्होंने अपनी जिंदगी पूर्वी धर्मों और दर्शन को समझने में लगा दी। वो भारत में भी रहे थे तो उनकी बातों में पश्चिमी मनोविज्ञान और पूर्वी आध्यात्मिकता दोनों की गहरी समझ झलकती है। बिल्कुल, और यही इस किताब को खास बनाता है। तो आज हम इसी किताब के पन्ने पलटेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये किताब क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम चेतन और अवचेतन मन के फर्क को समझेंगे और देखेंगे कि लेखक के मुताबिक हम अपनी सेहत, दौलत और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए इस छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दिमाग की इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। तो किताब की बुनियाद इस एक विचार पर टिकी है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मन है। एक चेतन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इन दोनों के रिश्ते को समझना ही शायद सबसे जरूरी है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि चेतन मन वो है जिसका हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं। ये सोचता है, तर्क करता है, सवाल पूछता है और फैसले लेता है। ये हमारे दिमाग का गार्ड है जो गेट पर खड़ा है। और अवचेतन मन? अवचेतन मन भावनाओं का घर है। ये रचनात्मक है, यादों का भंडार है और हमारे शरीर के सारे ऑटोमेटिक काम जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना यही कंट्रोल करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी एक ही है, ये तर्क नहीं करता, ये गार्ड से बहस नहीं करता। जो भी विचार, जो भी फैसला चेतन मन से होकर इसके पास पहुंच जाता है, ये उसे बिना सवाल किए सच मान लेता है। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाज का। चेतन मन जहाज का कप्तान है जो ब्रिज पर खड़ा होकर आदेश देता है, बाएं मुड़ो या तेज चलो। और अवचेतन मन इंजन रूम में काम करने वाली टीम है। वो कप्तान से सवाल नहीं करते कि बाएं क्यों मुड़ना है या क्या आपको पक्का पता है। वे बस आदेश का पालन करते हैं, चाहे वो आदेश जहाज को चट्टान से ही क्यों न टकरा दे। सटीक उदाहरण है और इसी वजह से हमारे विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। किताब में एक और तुलना की गई है। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यह जमीन इस बात पर फैसला नहीं करती कि उसे गुलाब का बीज उगाना है या जहरीले पौधे का। आप जो भी बीज यानी विचार उसमें डालेंगे वो उसे पूरी शिद्दत से उगाएगी। अच्छा। अगर आप लगातार असफलता, बीमारी या गरीबी के विचार बोते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में वही फसल उगेगी। और अगर आप स्वास्थ्य, सफलता और खुशी के बीज बोएंगे तो नतीजा भी वैसा ही होगा। तो इसका मतलब सारी जिम्मेदारी उस कप्तान या उस माली पर है, यानी हमारे चेतन मन पर। हमें बहुत सोच समझ कर चुनना होगा कि हम अपने दिमाग की जमीन में कौन से बीज डाल रहे हैं। बिल्कुल, जो भी बात आपका चेतन मन बार बार सोचता है और उसे सच मान लेता है, अब चेतन मन उसे एक आदेश की तरह लेकर हकीकत में बदलने के लिए काम पर लग जाता है। यहीं पर सुझाव यानी सजेशन का आइडिया आता है। किताब कहती है कि हमारा अवचेतन मन सुझावों के लिए बहुत खुला होता है। ये कैसे काम करता है? ये दो तरह से काम करता है। पहला है आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। इसका मतलब है जानबूझकर अपने चेतन मन को दरकिनार करके कोई विचार सीधे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना। ये खुद को दिए गए सुझाव हैं। जैसे कि वो गायिका वाला किस्सा बहुत दिलचस्प था। हाँ, जैनेट आर नाम की एक प्रतिभाशाली गायिका। उसे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। जब भी ऑडिशन की बारी आती उसका गला सूख जाता और आवाज कांपने लगती। वो 3 बार असफल हो चुकी थी और उसे लगने लगा था कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो उसने इस सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे किया? उसे सलाह दी गई कि वो दिन में 3 बार, खास तौर पर सोने से ठीक पहले, अकेले एक शांत कमरे में बैठे और वहां वो आराम से बैठकर खुद से बार बार ये दोहराए, मैं बहुत अच्छा गाती हूं, मैं शांत हूं, संतुलित हूं, आत्मविश्वासी और अविचल हूं। वो इसे सिर्फ बोल नहीं रहा था बल्कि महसूस करने की कोशिश कर रहा था। एक हफ्ते में इतना बड़ा बदलाव, ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या किताब इस बात पर कोई रोशनी डालती है कि ये दिमागी तौर पर काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ एक प्लेसीबो इफेक्ट है या इससे भी गहरा कुछ हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे प्लेसीबो कह सकते हैं, लेकिन किताब के मुताबिक ये उससे कहीं ज्यादा है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, खासकर भावनात्मक रूप से, तो आप अपने तार्किक चेतन मन को बाईपास कर देते हैं, जो शायद कहता नहीं तुम तो डरपोक हो, तुमसे नहीं होगा।
बार बार दोहराने से वो विचार सीधे उस उपजाऊ जमीन यानी अवचेतन मन में चला जाता है। और एक बार जब अवचेतन मन किसी बात को सच मान लेता है तो वो शरीर और व्यवहार को उसी के हिसाब से ढालना शुरू कर देता है। जेनेट के मामले में उसके अवचेतन मन ने शांति और आत्मविश्वास के आदेश को स्वीकार कर लिया और ऑडिशन के दिन उसका शरीर और उसकी आवाज उसी आदेश का पालन कर रहे थे, डर का नहीं। और बाहरी सुझाव यानी हेटेरो सजेशन, मुझे लगता है कि हम सब इनसे घिरे हुए हैं। हर पल अखबारों, टीवी, दोस्तों, परिवार से हमें लगातार सुझाव मिलते रहते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं, तुम ये नहीं कर सकते, जिंदगी बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। दिक्कत यह है कि बचपन में हमारा तार्किक मन पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए ये सुझाव सीधे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारे विश्वास बन जाते हैं। तो क्या हम इन गहरे बैठे हुए नकारात्मक सुझावों के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि अब हमारे पास चेतन मन की शक्ति है, हम फैसला कर सकते हैं। हम इन बाहरी नकारात्मक सुझावों को खारिज कर सकते हैं और उनकी जगह जानबूझकर सकारात्मक आत्म सुझाव दे सकते हैं। हमारे पास ये चुनने की आजादी है कि हम किन सुझावों को अपने दिमाग के अंदर आने दें। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ में आ गया, लेकिन इस असल जिंदगी में कैसे उतारें? किताब में कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों का भी जिक्र है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, और ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये महसूस करने के बारे में है। पहली तकनीक है मानसिक फिल्म विधि। इसका सीधा सा मतलब है जो आप चाहते हैं उसे अपने दिमाग में होता हुआ देखें। सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उस फिल्म का हिस्सा बन जाएं। जैसे कोई आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में देखता है। उससे भी एक कदम आगे, आर्किटेक्ट सिर्फ डिजाइन देखता है। ये तकनीक कहती है कि आप अपनी इच्छा के पूरे होने के बाद की खुशी, संतुष्टि और उन भावनाओं को भी महसूस करें। अगर आपको एक नया घर चाहिए तो कल्पना करें कि आप उस घर में घूम रहे हैं, दीवारों को छू रहे हैं, अपने परिवार के साथ सोफे पर बैठे हैं। उस अनुभव को जितना हो सके असली बनाएं, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है। और एक धन्यवाद तकनीक भी है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगती है। सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इसमें आप अपनी समस्या का समाधान मिलने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है, जब कोई सच में दिवालिया हो या किसी बड़ी मुश्किल में हो तो उस चीज के लिए धन्यवाद महसूस करना जो अभी है ही नहीं, क्या ये मुश्किल और बनावटी नहीं लगेगा? इस मानसिक बाधा को कैसे पार किया जा सकता है? ये सबसे आम चुनौती है। किताब में जिस युवा का जिक्र है वो भी इसी स्थिति में था। उसका दिवाला निकल चुका था। उसके लिए दौलत के लिए धन्यवाद देना एक मजाक जैसा था, लेकिन उसने ये काम एक विश्वास के साथ किया। उसने अपने तार्किक मन से कहा, मुझे पता है कि अभी ये सच नहीं लग रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अंदर एक शक्ति है जो इस हालात को बदल सकती है। उसका मानना था कि कृतज्ञता या धन्यवाद का भाव दिल और दिमाग को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ले आता है जहां वह ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, यह मेरे पास नहीं है वाली मानसिकता को मेरे पास आ रहा है और मैं उसके लिए आभारी हूं वाली मानसिकता में बदल देता है। यह एक मानसिक बदलाव है। और तीसरा तरीका है सकारात्मक घोषणा यानी अफर्मेशन मेथड। ये बाकी दोनों से कैसे अलग है? ये काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जोर किसी बात को सच मानकर उसे घोषित करने पर होता है। मान लीजिए कोई बीमार है, वो अपनी बीमारी के बारे में बात करने या सोचने की बजाय बार बार पूर्ण स्वास्थ्य की घोषणा करें। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर का हर अंग पूरी तरह से काम कर रहा है। लेखक ने खुद अपनी बहन को गॉलस्टोन से ठीक करने के लिए यह तरीका अपनाया था। वो अपनी बहन से मीलों दूर थे, लेकिन दिन में कई बार वो शांति से बैठकर अपनी बहन के लिए शांति, स्वास्थ्य और सद्भावना की घोषणा करते थे। कुछ समय बाद जांच में पता चला कि उनकी बहन के गॉलस्टोन्स गायब हो चुके थे। ये दिखाता है कि हमारे विचार सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है। जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो ये सोचना लाजमी है कि क्या जीवन के दूसरे हिस्से जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति भी इसी नियम से चलती है। बिल्कुल, किताब इसी तर्क को आगे बढ़ाती है। लेखक का मानना है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब क्या लेखक ये कह रहे हैं कि बाहरी हालात जैसे अर्थव्यवस्था या अवसर की कमी कोई मायने नहीं रखते, या इसका मतलब ये है कि हमारी अंदरूनी सोच उन बाहरी हालातों पर हमारी प्रतिक्रिया को तय करती है? दूसरा वाला। किताब बाहरी हालातों को नकारती नहीं है, लेकिन कहती है कि हमारी मानसिकता तय करती है कि हम उन हालातों का फायदा उठा पाते हैं या नहीं। अगर कोई इंसान अंदर से ये मानता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या
पैसा सारी बुराई की जड़ है, तो उसका अवचेतन मन ऐसे हालात पैदा करेगा या उसे ऐसे ही मौके दिखाएगा जो उसके इस विश्वास को सही साबित करें। सही बात है। वो शायद अच्छी नौकरी के इंटरव्यू में गड़बड़ कर देगा या पैसे कमाने का कोई अच्छा मौका पहचान ही नहीं पाएगा। किताब कहती है कि दौलत का एहसास ही दौलत को खींचता है। आपको अपने अमीर होने के हक का दावा करना होगा और अवचेतन मन को इस विचार से भरना होगा। और सफलता के बारे में क्या? किताब में सफलता के 3 पायदान बताए गए हैं। हाँ, और ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। पहला पायदान है वो काम खोजें जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसे आप दिल से करना चाहते हैं। दूसरा, उस काम में माहिर बने, अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक बने। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये पक्का करें कि आपका काम सिर्फ आपके फायदे के लिए न हो, बल्कि उससे पूरी मानवता का भी कुछ भला हो रहा हो। जब आपकी इच्छा सिर्फ खुद को अमीर बनाने से बड़ी हो जाती है, तो आपके पीछे एक ज्यादा बड़ी शक्ति काम करने लगती है। ये तो बहुत गहरी बात है। और जब हम दूसरों की भलाई की बात कर रहे हैं तो रिश्तों पर आते हैं। किताब में स्वर्णिम नियम यानी गोल्डन रूल का जिक्र है। हाँ, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। लेकिन किताब इसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। ये सिर्फ व्यवहार की बात नहीं है, ये सोच की बात है। यानी दूसरों के बारे में वैसा ही सोचो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे बारे में सोचें। वाह, तो माफी का मतलब दूसरे इंसान को आजाद करना नहीं, बल्कि खुद को उस जहरीले बोझ से आजाद करना है। ये तो पूरे नजरिए को ही पलट देता है। हम सोचते हैं कि माफ ना करके हम दूसरे को सजा दे रहे हैं, पर असल में सजा हम खुद को दे रहे होते हैं। एकदम, क्योंकि जब आप किसी के लिए मन में गुस्सा, नफरत या जलन रखते हैं, तो वे विचार और भावनाएं आपके खुद के अवचेतन मन में जहर घोल रही होती हैं। आपका अवचेतन मन यह नहीं जानता कि यह गुस्सा किसके लिए है। वो बस उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे आपकी जिंदगी में बीमारी, तनाव और बुरी घटनाओं के रूप में प्रकट करता है। दूसरों को माफ करना एक तरह का मानसिक स्वार्थ है, अपने भले के लिए। डर शायद सबसे आम मानसिक बाधा है जिससे हम सब जूझते हैं। असफलता का डर, लोगों का डर, बीमारी का डर। किताब इसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बताती है। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन का एक बहुत शक्तिशाली उद्धरण है, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें और डर की मौत तय है। बिल्कुल, क्योंकि डर आखिर है क्या? ये सिर्फ एक विचार है जो नकारात्मक कल्पना से पैदा हुआ है, और आप अपने विचारों के मालिक हैं। आप उस विचार को बदल सकते हैं। किताब में एक लिफ्ट ऑपरेटर का उदाहरण है जिसे बंद जगहों से बहुत डर लगता था। उसने क्या किया? उसने हर रात सोने से पहले कल्पना करना शुरू किया कि वो लिफ्ट में है, लेकिन डरावा नहीं, बल्कि शांत और खुश है। वो मनी मन लिफ्ट की दीवारों की तारीफ करता, ये महसूस करता कि वो कितनी आरामदायक और सुरक्षित है। ये फिर से उसी विचार पर वापस आता है कि अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। एकदम सही। उसने अपने अवचेतन मन को एक नई तस्वीर, एक नया अनुभव दिया, और 10 दिनों के अंदर उसका सालों पुराना डर पूरी तरह गायब हो गया। ये कमाल की बात है। ये सोचना कि हमारे सबसे बड़े डर, जिनसे हम सालों से जूझ रहे हैं, वो सिर्फ एक विचार है जिसे बदला जा सकता है। ये के साथ बहुत हिम्मत देने वाली और थोड़ी डरावनी बात भी है। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार यही निकलता है कि डॉक्टर मर्फी की एक किताब बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद भरा संदेश देती है। हमारे विचार सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, वे हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। हमारा चेतन मन एक माली है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचा। हम जो भी बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी है, ये हम सब के अंदर पहले से मौजूद है। हमें बस इसके काम करने के तरीके को समझना है और इसे सही दिशा देनी है। चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य पाना हो, डर पर काबू पाना हो, ज्यादा दौलत कमानी हो या बेहतर रिश्ते बनाने हो, चाबी अपने अवचेतन मन के साथ एक सामंजस्य बनाने में है। उसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सोने से ठीक पहले का समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। उस वक्त हमारा चेतन मन थककर शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन का दरवाजा सबसे ज्यादा खुला होता है। उस वक्त दिए गए सुझाव सीधे अंदर जाते हैं। अगर ये सच है तो हम दिन के आखिरी पलों में क्या सोचते हैं, ये हमारे आने वाले कल और शायद हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। सोचने वाली बात है।